नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास की PYQ सीरीज़ में आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षा में एक नींव के रूप में काम करेंगी। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सुल्तानों को गुलाम वंश कहा गया। इस वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सभी स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इसलिए इन्हें गुलाम वंश के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक थे। वे मोहम्मद गोरी के एक योग्य तुर्क दास थे, जिन्होंने भारत में तुर्की राज्य की नींव रखी थी। तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो अपनी अत्यधिक उदारता और लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहलाए। सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण उन्हें कुरान ख्वां की उपाधि भी मिली थी। विद्वान हसन निज़ामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वे केवल मलिक और सिपा सलार की ही उपाधि इनको मिली थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? तो आंसर होगा इसका मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ये प्रारंभिक तुर्की वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित हैं दिल्ली एवं लाहौर में, अजमेर एवं दिल्ली में, लाहौर एवं अजमेर में और दिल्ली एवं अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं अजमेर में। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा ये मस्जिद जो है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो किसने नहीं दिया है इसका चयन करना है हमें। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने किया है। इल्तुतमिश, इन्होंने भी योगदान दिया है। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी दिया है। तो गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने ही योगदान नहीं दिया है और आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। इल्तुतमिश निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक, बिजली गिरने से जब चौथी मंजिल नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पर चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उलुग खां के द्वारा या रज़िया सुल्तान, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसे पूर्ण कर बनवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। देखिए, 1206 ईस्वी में सत्ता ग्रहण करने के बाद ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों यानी ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा से खतरे के कारण इन्होंने, ऐबक जो थे वो हमेशा लाहौर में ही रहा करते थे और वे कभी दिल्ली नहीं आ सके।
तो आंसर हो जाएगा इसका लाहौर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका आंसर है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में चौगान यानी आधुनिक पोलो खेलते समय एक घोड़े से गिर गए थे और इसी कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश जो है वो 1211 से 1236 ईस्वी के मध्य में शासन करते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर के दिल्ली स्थापित की थी। उसने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। इसके दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का होता था और दूसरा था तांबे का जीतल। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही नियमित सिक्के जारी किए और टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा को शुरू किया। उसने दिल्ली को सुव्यवस्थित रूप से अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। आंसर हो जाएगा इस प्रकार इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए इल्तुतमिश के पूरे शासनकाल में दिल्ली ही सल्तनत की प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी रही थी। तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात करें तो वो लाहौर थी जिसे सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की और सुल्तान आज़म की उपाधि को धारण किया। उसने यल्दौज और कुबाचा की शक्ति को समाप्त किया और दिल्ली को तुर्क राज की संप्रभु राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, बलबन, रज़िया इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत यानी सम्मान सूचक वस्त्र प्रदान किया था और इस मान्यता के बाद इल्तुतमिश का सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक वैध भाग बन गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन। अगर हम गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसे हम ममलूक वंश के नाम से भी हम जान सकते हैं। ऐबक की उपाधियों व राजधानी की बात करें तो लाखों का दान देने के कारण इन्हें लाख बख्श कहा गया और कुरान ख्वां की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करते थे। इनकी राजधानी हमेशा लाहौर रही है। प्रमुख स्थापत्य ऐबक की बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने दिल्ली में बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया और कुतुब मीनार का आरंभ का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इन्हें लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो इल्तुतमिश हैं। उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसमें चौथी और 5वीं मंजिल को बनवाया था।
सल्तनत की मुद्रा प्रणाली की बात करें तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिन्हें चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का होता था और दूसरा था तांबे का जीतल। संप्रभुता की मान्यता की बात करें तो 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त हुई थी और वह सुल्तान आजम कहलाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐबक ने इल्तुतमिश को सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद भी दिया था। बाद में ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान या मलिक अल्तूनिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक अल्तूनिया। देखिए, मलिक अल्तूनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। वह भटिंडा का गवर्नर था जिसने बाद में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह किया था। वहीं इल्तुतमिश के मुख्य प्रतिद्वंदियों की बात करें तो गजनी में थे यल्दौज, गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज थे, सिंध में नासरुद्दीन कुबाचा थे और अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल के गवर्नर थे जिसने ऐबक की मृत्यु के बाद स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक अल्तूनिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका आंसर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रज़िया सुल्तान थीं, जो कि 1236 से 1240 के मध्य में शासन करती हैं। उसने इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन करते हुए राज्य की शक्ति को सरदारों यानी अमीरों में विभाजित करने के बजाय अपने हाथों में केंद्रित किया। रज़िया ने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो तुर्की राज्य के हित में था। तो आंसर हो जाएगा इसका रज़िया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, मंगोल नेता चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। वे ख्वारिज़्म के भगोड़े युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गए थे। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की थी, जिससे दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमण से बच गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज़ खान के समकालीन थे। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था और इसी दौरान चंगेज़ खान का खतरा भारतीय सीमाओं पर मंडरा रहा था। तो आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम तेमुचिन था। चंगेज़ खान एक महान मंगोल शासक थे जिसने विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें 3 कथन दिए गए हैं और सही कथनों का चयन करना है। कथन 1 कहता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ये एकदम करेक्ट है।
क्योंकि ये जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी पर आ गया था। दूसरा ये कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। ये एकदम गलत है फैक्ट, क्योंकि तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि वास्को द गामा 1498 में कालीकट पहुंचा और उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था, देवराय द्वितीय का नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। 1221 में चंगेज़ खां आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में, 1398 में तैमूर आए थे नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, और 1498 में वास्को द गामा आए थे तिम्मा के शासनकाल में। तो इस प्रकार केवल एक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था एवाज को, नासिरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक जानी। देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक जानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? तो इसमें तुर्कों का था। देखिए रज़िया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों यानी अमीर सरदारों का हाथ था। रज़िया की स्वतंत्र नीतियां तुर्की सरदारों को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह किया और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसने 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है और उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह भी इल्तुतमिश की भांति इलबारी जनजाति का तुर्क था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। देखिए बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने दुश्मनों और विद्रोहियों के प्रति रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहला है कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है यानी नियामत खुदाई, और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार वह स्वयं को पैगंबर के बाद मानता था और सुल्तान के कार्यों की आलोचना का अधिकार किसी को नहीं था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। अगला सवाल है, क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों का दमन करने और सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति लागू की थी। इस नीति के तहत विद्रोहियों की हत्या कर दी जाती थी और उसके परिवार को गुलाम बना दिया जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया है और हमें सही कूट का चयन करना है। कथन कहता है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। ये कथन सही है। कारण क्या बता रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी कारण भी सही है, लेकिन क्या कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है? नहीं, ये नहीं कर रहा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है ए की समुचित व्याख्या आर नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं, परंतु सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो मुख्य रूप से सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने और आंतरिक विद्रोहों को कुचलने के लिए था, ना कि केवल मंगोलों से रक्षा के लिए। इसलिए आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गुलामों का गुलाम, ये उपाधि इल्तुतमिश को दी गई। और क्यों दी गई? क्योंकि ये ऐबक के गुलाम थे इसलिए, और ऐबक जो थे वो स्वयं गुलाम थे, इसलिए गुलामों के गुलाम इल्तुतमिश हुए। प्रथम महिला शासिका की बात करें तो रज़िया सुल्तान हुई, जिन्होंने 1236 से लेकर के 1240 के मध्य शासन किया। सत्ता तुर्की अमीरों से छीन करके इन्होंने स्वयं में केंद्रित कर ली थी। चंगेज़ खां, जिन्हें हम तेमुचिन के नाम से भी जानते हैं, ये इल्तुतमिश के समकालीन थे और जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए ये सिंधु नदी तक आ गए थे। इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया और मंगबरनी की मदद ना करके दिल्ली को मंगोलों से बचा लिया था। बिहार के प्रथम सूबेदार की बात करें तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐवाज को हरा करके मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रज़िया के पतन की बात करें तो तुर्की सरदारों यानी अमीरों के विद्रोह और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के कारण रज़िया का पतन हुआ था। बलबन या बहाउद्दीन या उलुग खां, ये 1266 से 1286 तक शासन करते हैं और ये इलबरी तुर्क जाति के थे। विद्रोहियों के खिलाफ रक्त और लौह की नीति राजत्व सिद्धांत के तहत स्वयं को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना, ये सब बलबन ने अपने को माना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तूतिए हिंद की, कैसरे हिंद की, जिल्ले इलाही की या दीने इलाही की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही की। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानने के कारण उसने नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि ली थी। अपनी शक्ति को पूर्ण समेकित करने के पश्चात बलबन ने जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर का प्रतिबिंब छाया, इसकी भव्य उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? इसका आंसर एक ही होगा, बलबन। देखिए, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया था। उसका मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में सुल्तान का स्थान केवल पैगंबर के बाद है, जिससे उसने दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा इसका बलबन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? आंसर हो जाएगा इसका बलबन। देखिए, बलबन ने अपने दरबार को ईरानी यानी फारसी बादशाहों की तर्ज पर सजाया और उनके आदर्शों को कठोरता से लागू किया। उसने दरबार में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने और दरबारियों को नियंत्रण में रखने के लिए उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन और पाबोज यानी सुल्तान के चरण चूमना जैसी इस्लामिक प्रथाएं भी शुरू की थीं। तो आंसर हो जाएगा इसका बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड, इनमें से किसने भारत में फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा बलबन। भारत में नौरोज़ यानी फ़ारसी नववर्ष मनाने की प्रथा बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दरबार में अपनी शक्ति, वैभव और शान व शौकत का वृहद स्तर पर प्रदर्शन करना था। बलबन के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार फारस यानी ईरान की परंपरा ही थी, जिन्हें उसने भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, यानी 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये एकदम सही है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, ये कथन भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, नहीं, उसने इक्तादारी का प्रारंभ नहीं किया था क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और उसे नासरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी। उसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 सरदारों के शक्तिशाली गुट यानी तुर्कान चहलगानी को पूरी तरह समाप्त कर दिया था ताकि सत्ता को चुनौती ना मिले। उसने 1279 ईस्वी में बंगाल में हुए तुगरिल खां के विद्रोह को कठोरता से दमन किया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। देखिए, जिल्लिल्लाह या जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। दिल्ली सल्तनत में इस शब्द और भव्य उपाधि का प्रयोग सबसे पहले बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य था, उनके द्वारा किया गया। यह उसके राजत्व के ईश्वरी सिद्धांत को आम जनता और अमीरों के बीच स्थापित करने की सोची समझी कूटनीति थी। तो आंसर हो जाएगा इसका बलबन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। देखिए, बलबन ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था। इस मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण अरबी फारसी शिलालेख में बलबन ने स्पष्ट रूप से स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगरिल खां ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो ये आंसर हो जाएगा बलबन। देखिए, तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल में 1279 में बंगाल सूबे में भयंकर विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था, जिससे सल्तनत की सत्ता को सीधी चुनौती मिली थी। बलबन की क्रूर छवि और स्वयं उसके बंगाल अभियान पर आने की खबर सुनकर तुगरिल खां डरकर भाग गया, जिसे बाद में पकड़कर मार डाला गया और विद्रोहियों को कठोर मृत्यु दंड दिया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बलबन। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रमुख उपाधियों की बात करें तो जिल्ले इल्लाही या जिल्लिल्लाह, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, उलुग खां खलीफा का सहायक गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख में पाया गया। ये सब गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड है। राजत्व का सिद्धांत, जिसमें पैगंबर के बाद सुल्तान को सर्वोच्च माना गया, ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत लागू किया बलबन ने। दरबार में नैरोज़ यानी नववर्ष त्यौहार की शुरुआत सिजदा यानी लेटकर प्रणाम और पाबोस यानी पैरों को चूमना जैसी कठोर ईरानी प्रथाएं लागू करने वाले बलबन थे। इल्तुतमिश के द्वारा गठित शक्तिशाली दल यानी तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः अंत इनके द्वारा किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी, बलबन ने नहीं की थी। प्रमुख विद्रोह की बात करें तो 1279 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह होता है और बलबन ने स्वयं जाकर इसका अत्यंत कठोरता से दमन किया था। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम बहाउद्दीन था और ये इलवरी तुर्क जाति के थे। इस प्रकार गुलाम वंश से संबंधित जो हमारे प्रश्न आए हुए हैं PYQs में, वो हम लोगों ने देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।